नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रांतिकारी सुखदेव की जयंती पर उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने लिखा कि महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी, अद्वितीय क्रांतिकारी, अमर बलिदानी सुखदेव को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। मातृभूमि के लिए आपका सर्वोच्च बलिदान युवाओं में राष्ट्र सेवा का चेतना और दीप्तमान रखेगा। पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने थाना सूरजपुर क्षेत्र के अंतर्गत फुट पेट्रोलिंग करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने निर्देशित किया कि संदिग्ध प्रतीत हो रहे वाहनों को बैरिकेडिंग लगाकर चेक किया जाए, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए और नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने सभी पीसीआर और पीआरवी वाहनों को लगातार भ्रमणशील रहते हुए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित रखने का भी निर्देश दिया। पीसीआर वाहनों को भ्रमणशील रहने के निर्देश दिए गए हैं। जहां पर आप देख पा रहे हैं, डीसीपी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है और यहां पर जायजा लेते हुए संदिग्ध वाहनों के चेक करने के भी निर्देश दिए गए हैं और साथ ही पीसीआर वाहनों को भ्रमणशील यानी कि मूवमेंट में रहते हुए उसका निर्देश दिया गया है। डीसीपी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी स्थिति का जायजा लिया। संदिग्ध वाहनों को चेक करने को लेकर यहां पर निर्देशित किया गया है और पीसीआर वाहनों को भ्रमणशील रहने के लिए यानी कि मूवमेंट में एक्टिविटी करते हुए गश्त लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं और पीसीआर वाहनों को भ्रमणशील रहने के निर्देश दिए गए। हेलो, तो गौतम बुद्ध नगर से यह खबर है, जहां पर डीसीपी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है और साथ ही साथ यहां पर पीसीआर वैन को संदिग्ध वाहनों की चेकिंग और पीसीआर वैन को यहां पर मूवमेंट में रहने के लिए, भ्रमणशील रहने के लिए निर्देश दिए हैं। पीसीआर वाहनों को भ्रमणशील रहने के निर्देश दिए गए हैं। डीसीपी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है, साथ ही संदिग्ध वाहनों की चेक करने के लिए निर्देशित किया गया है। लोकमाता पूज्य देवी अहिल्याबाई होलकर के त्रिशताब्दी स्मृति अभियान के अंतर्गत प्रदेश कार्यशाला का आयोजन किया गया और इस कार्यशाला में देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवन और कार्य पर चर्चा की गई। भारत और भारतीयता के प्रति
सनातन धर्म महिला स्वावलंबन के लिए किस रूप में था, यह आपके सामने उसकी एक झलक हमारे पूर्व वक्ताओं के उद्बोधन में प्राप्त हुई है। याद करना किसी व्यक्ति के बारे में या किसी महापुरुष के व्यक्तित्व की तुलना तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर उनके कार्यों के बारे में जानना हो, उसका मूल्यांकन करना हो, तो वह बहुत आसान होता है कि उनकी शुरुआत कैसी थी। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सत्ता संभालने के बाद बहुत स्पष्टता के साथ उद्घोषणा की थी कि मेरा पथ धर्म का पथ है, धर्म का पथ ही न्याय का पथ है और न्याय का पथ ही हमें सर्वशक्तिमान और समर्थ बनाने में सहायक हो सकता है। और उसी भाव के साथ उन्होंने उस कालखंड में मालवा के माध्यम से सनातन धर्म की पुनर्स्थापना में अपना योगदान किया, जिनके उस विशाल और विराट व्यक्तित्व के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए। और आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है और इस बैठक के बाद में जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने संबोधित किया है, क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक और इस बैठक में कैबिनेट निर्णयों की जानकारी भी दी गई है और जानकारी देते हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा हुई और इस चर्चा करने के बाद में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना प्रेस को संबोधित करते हुए और जानकारी साझा करते हुए यहां पर किन वो महत्वपूर्ण जो है बिंदुओं पर चर्चा हुई, जहां पर कौन से वो निर्णयों को मंजूरी दी गई है, तो ऐसे में उसकी जानकारी मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के दौरान उन सभी बिंदुओं को सिलसिलेवार तरीके से प्रेस के सामने रखा। माननीय प्रधान हार्दिक आभार व्यक्त करती है। संपूर्ण राष्ट्र आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। ये ऑपरेशन हमारी शक्ति एवं एकात्मता तथा देश की रक्षा करने के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। लेकिन ये तभी संभव हो पाया है जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने, केंद्रीय कैबिनेट ने सेना को खुली छूट दी। आज मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त जितने हमारे राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार और जितने राज्य मंत्री हैं, उन सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था। उन सभी लोगों की मौजूदगी में ये प्रस्ताव आज सबसे पहले नंबर पर मंत्रिपरिषद ने पास किया। इसकी जानकारी मैंने अभी आपको दी। अब मैं पहले आदरणीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी से अनुरोध करेंगे कि वो अपने विषय पर आपके सामने बात रखें। आदरणीय श्री शाही जी। आज माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो कैबिनेट हुई है, उसमें उत्तर प्रदेश के भीतर बीजों के प्रसंस्करण की वृद्धि किए जाने के लिए और बीज उत्पादन को बढ़ाए जाने की दृष्टि से सीड पार्क स्थापना करने का निर्णय किया है। यह उत्तर प्रदेश का पहला सीड पार्क होगा
और ये भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर ये सीड पार्क जो है स्थापित किया जाएगा। आप अवगत है कि उत्तर प्रदेश के भीतर 165 लाख हेक्टेयर के भीतर हमारी खेती का काम होता है, फसल आच्छादन है, और दोनों फसलों को मिलाकर किया जाए तो 270 लाख हेक्टेयर के भीतर खेती होती है, जिसके लिए 70 लाख कुंटल यानी 7 लाख मेट्रिक टन बीज की आवश्यकता पड़ती है। राज्य अभी 46 लाख कुंटल ही बीज पैदा कर पाता है और शेष बीज जो है वो पड़ोसी राज्यों से आता है। हमारे राज्य के भीतर बीज का उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाए और साथ साथ में एक उन्नतशील बीज उनको प्रसंस्कृत करके दिया जाए। इस नाते से ये सीड पार्क स्थापित किए जाने का निर्णय हम लोगों ने किया है कि राज्य के 5 क्लाइमेटिक जोन, प्रदेश के भीतर 9 क्लाइमेटिक जोन हैं, कृषि के 9 क्लाइमेटिक जोन हैं, जिसमें से 5 क्लाइमेटिक जोन के भीतर पार्क लगाया जाएगा और चरणबद्ध तरीके से ये पार्क बनेगा। पहला पार्क के बारे में आज निर्णय हुआ है जो लखनऊ के अटारी फार्म के भीतर वो स्थापित किया जाएगा और उसमें 130.63 एकड़ के भीतर वो स्थापित की जाएगी, जिसके ऊपर 251 करोड़ 70 लाख रुपए का व्यय आना संभावित है। इससे सीड पार्क की स्थापना से जो अन्य राज्यों के ऊपर हमारी बीज की निर्भरता है वो निर्भरता हम आत्मनिर्भर हो सकेंगे। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों को भी हम बीज निर्यात कर सकेंगे और साथ साथ में जो हमारा सीड का कारोबार राज्य के भीतर है वो सीड का कारोबार लगभग 6500 करोड़ से लेकर के 7000 करोड़ रुपए के बीच का है। तो इसमें से 3000 करोड़ रुपए के बीज जो है वो बाहर के राज्यों से आते हैं। हाईब्रिड सीड उत्तर प्रदेश में कोई नहीं बनता, तो इस सीड पार्क के बनने से हाईब्रिड सीड का उत्पादन भी हो सकेगा और जो 3000 करोड़ रुपए का से लेकर के 3500 करोड़ रुपए का अन्य राज्यों से जो सीड आती है वो हमारे राज्य के भीतर वो निर्मित की जा सकेगी, जिससे उत्तर प्रदेश के किसानों को व्यापक फायदा होगा। और इससे यदि सीड का जो रिप्लेसमेंट किया जाता है तो लगभग 15 से 20% जो है उत्पादन बढ़ता है। इस सीड पार्क के बन जाने से राज्य का जो हमारा उत्पादन है वो लगभग 1.5 गुना के करीब बढ़ाई जा सकेगी। इस नाते योगी जी की सरकार निर्णय किया है कि हम उत्तर प्रदेश में सीड पार्क बनाएंगे और चरणबद्ध तरीके से हम आगे के दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर मध्य जोन में, फिर तराई जोन के भीतर और बुंदेलखंड में इस मध्य जोन के भीतर लखनऊ में स्थापित हो रहा है। तो इस प्रकार से 5 सेक्टर के भीतर और हमारे यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय के पास जहाँ पर जमीन है उन विश्वविद्यालयों के भीतर और या जो हमारे पास सीड के फार्म हैं बड़े, वहां पर हम इस सीड पार्क को स्थापित करेंगे और इसका ये 30 साल के लिए सीड उत्पादक कंपनियों को ये लीज के रूप में दी जाएगी। उसको 90 वर्ष तक की अवधि तक उसको बढ़ाया जा सकेगा। तो लोगों को प्रत्यक्ष और 3000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हो सकेंगे। 5 सीड पार्क जब बन जाएंगे तो 6000 लोगों को प्रत्यक्ष और 15000 लोगों को रोजगार स्थापित हो सकेगा और इससे प्रदेश के भीतर गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन करने में हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर होगा और साथ साथ में जो सीड रिप्लेसमेंट रेट है वो उसको उससे बढ़ाई जा सकेगी। तो यह एक महत्वपूर्ण फैसला आज किसानों के पक्ष में सरकार ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद शाही जी। अब मैं आदरणीय श्री A.K. शर्मा जी से अनुरोध करेंगे कि आज के देखिए इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है और 2 वर्ष के भीतर मैं अनुमान करता हूं अब जमीन के आवंटन के काम प्रारंभ होंगे। तो वो बीड लेवल पर जो मैक्सिमम रेट उसको देंगे तो उनको उसका आवंटन होगा। 36 कंपनियों ने इसके भीतर रुचि जाहिर किया था। जब हम लोगों ने उसके लिए उनसे आशय पत्र मांगे थे, 36 कंपनियों ने उसमें किया, जिसके भीतर देश के बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी, जिसकी मोजीवीडू है, वायर है, वाइनर है, ऐसे लोगों ने भी आवेदन पत्र दिया है, अपनी अभिरुचि दिखाई उत्तर प्रदेश के भीतर। धन्यवाद सर। नगर विकास विभाग के 2 प्रस्ताव आज माननीय मंत्रिपरिषद ने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में स्वीकृति दिया है। दोनों ही प्रस्ताव अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात अमृत जो योजना है हमारी,
इससे संबंधित है दोनों ही प्रस्ताव। ये योजना भारत सरकार ने 2016 से शुरू किया था। उन्हीं के समर्थन से फंडिंग उनकी भी आंशिक है, उनके समर्थन से ये योजना चलती है और विशेष रूप से जलापूर्ति, सीवरेज, पार्क निर्माण और ग्रीन स्पेस की परियोजनाओं, पेयजल सहित ये योजना लागू पड़ती है नगरीय निकायों में। अमृत एक योजना में कुल 328 कार्य लिए गए थे 60 निकायों में, जिनमें से 360 पूरे हो चुके हैं, 21 गतिशील हैं। और उसी प्रकार अमृत 2 योजना में जो वर्तमान में चल रही है, उसमें भी 372 निकायों में 529 काम लिए गए हैं, जिनमें पेयजल के काम हैं, सीवरेज के, वाटर रीयूज के काम है, पार्क और ग्रीन स्पेस के काम है, वाटर बॉडी के काम है। एक अनुभव ये आया कि जो फंडिंग पैटर्न है जो इस योजना का, उसमें 2024 के पहले 30% निकायों 10 लाख से ऊपर वाले निकायों को अर्थात बड़े निकायों को देना होता था और 20% 1 लाख से 10 लाख तक के निकायों को देना होता था। पिछले साल 2024 में लगभग 1 साल पहले 26 जून 2024 को माननीय मंत्रिपरिषद की, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंजूरी से, माननीय वित्त मंत्री जी के पास से हम लोगों ने प्रस्ताव रखा था कि ये 30% ज्यादा होता है, उसको घटा करके 15%, 10% और 10% कर दिया जाए। 10 लाख से अधिक वालों का 15, 1 से 10 वालों का 10 और 1 लाख से भी कम वालों का 10%। लेकिन उसके कार्यान्वयन में भी हमें थोड़ी दिक्कत लगी। आपकी जानकारी के लिए जो निकाय है हमारे, उनमें टैक्स वसूलने की प्रक्रिया को हमने आगे बढ़ाया है और लगभग पिछले सालों में आपकी जानकारी के लिए 3 गुना टैक्स और उनकी आमदनी बढ़ाने का कार्य किया गया। फिर भी हमारी मंशा थी कि निकायों के ऊपर जो वित्तीय भार पड़ रहा है, अमृत योजना जनोपयोगी योजना है, लोगों की डे टू डे आवश्यकताओं से जुड़ी हुई योजना है, पेयजल, सीवरेज, पार्क और ग्रीन स्पेस जैसी चीजों की, आवश्यक चीजों की। तो इसलिए निकायों का जो अंश है, जिसको देने में कई निकाय असमर्थ हो जा रहे हैं, उसको और भी घटाया जाए। तो आज का हमारा प्रस्ताव था कि जो अभी वर्तमान में जिसको हमने 15% रखा है 10 लाख से अधिक के निकायों वाला, उसको 8% कर दिया जाए। जो अभी वर्तमान में 10% निकाय अंश है 10 लाख तक के नगर निकायों का, उसको घटा करके 4% कर दिया जाए और 1 लाख से कम जो जनसंख्या वाले निकाय हैं, जिनका अभी तक 10% था, उनका 2% कर दिया जाए। इस प्रस्ताव को माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। 8-4-2 पहले 15 था, उसको 8 किया गया है 10 लाख से अधिक वालों का। जो 10 था वो 4 किया गया है 10 लाख तक की जनसंख्या वाले नगर निकायों का, और 1 लाख से 10 का जो 10 था उसको 2 किया गया है। तो 8-4-2 होगा। अब उसी से जुड़ा हुआ एक प्रस्ताव ये भी था हमारा दूसरा प्रस्ताव, और इसलिए जो हम लोगों ने व्यवस्था की है उससे लगभग 1400-1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ राज्य सरकार पे आएगा, लेकिन निकायों को बहुत बड़ी राहत हो जाएगी। वो निकाय भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे जिनके पास वित्तीय संसाधनों की थोड़ी कमी रहती है। उसी से जुड़ा हुआ एक अलग प्रस्ताव ये था कि अमृत 1 में, जैसा कि मैंने बताया कि 328 योजनाएं कार्यान्वित हो चुकी हैं, उसमें हमारे जो निकाय थे जिन्होंने इसका लाभ लिया था 60 निकाय थे। उसमें उन लोगों को जो उनका निकायांश था वो देने में दिक्कत आ रही है, तो उसको हम लोगों ने कहा है कि इसका जो राज्य का जो वित्त आयोग का जो पैसा होता है 89.81 करोड़, लगभग 90 करोड़ रुपए की धनराशि एक तरह से उनको माफ की जा रही है, और वो धनराशि जो है हम लोग वित्त आयोग की जो लमसम रकम आती है उसमें से कटौती करके उसका हम लोग समायोजन कर लेंगे। तो ये इन दोनों प्रस्तावों से, एक तो हम आगे के लिए निकाय का अंश जो है, निकाय का योगदान घटा रहे हैं और लगभग आधा से भी कम कर रहे हैं, और दूसरा कि अमृत 1 योजना के जो भी एरियर था निकायों पर लगभग 90 करोड़ रुपए का, उसे एक तरह से हम माफ करने का प्रस्ताव लेकर के मंत्रिपरिषद में गए थे।
जिसे माननीय मंत्री परिषद ने मंजूर किया। जी नगर विकास का ये है कि जो ई रिक्शा आए दिन यातायात ये दबाव बढ़ रहा है। अगर कोई मरीज भी है तो रास्ते में मर जा रहा है, वो अस्पताल तक नहीं जा पा रहा है और ये बहुत गंभीर विषय है। ये 75 जिला में है। आप राजधानी से आए दिन आते जाते रहने, लेकिन इस पर कोई ठोस योजना नहीं बन पा रही है और ये विभाग आपके पास ट्रैफिक प्राइवेट वाहनों को छूट दिया सरकार ने, वसूली खूब हो रही है, पुलिस की आरटीओ 5 लोग मर गए। ट्रैफिक की व्यवस्था आपकी बात सही है, नगरीय व्यवस्था हमारी हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन ट्रैफिक की अगर बात करें तो टेक्निकली ये हमारे विभाग में नहीं आता है, लेकिन आपकी चिंता से मैं सहमत हूँ। गाड़ियां बढ़ रही है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, एम्बुलेंसेज के लिए कई बार जगह नहीं मिलती है। ये बात मैं संज्ञान में रखता हूँ और जहां आवश्यक होगा, जहां उचित होगा, जरूरी होगा, उसका संज्ञान लेकर के उसकी कार्रवाई भी की जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री धर्मपाल जी, आप अपने प्रस्ताव को धन्यवाद। माननीय उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन नीति 2022 में 2000 संशोधन का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष ले गए, जिसे मंजूरी मिल गई है। प्रदेश में दुग्ध आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने एवं विद्यमान प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि, तकनीकी उच्चीकरण तथा सूचना तकनीक का उपयुक्त प्रयोग व क्षमता का विकास करते हुए डेयरी सेक्टर के समस्त स्टेक होल्डर्स के लिए अधिकाधिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 में संशोधन लाए हैं। इसमें प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और छोटे निवेशक भी आएंगे। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में इसमें वृद्धि होगी। अभी तक खाद्य प्रसंस्करण में 35% का अनुदान था, छूट थी 5 करोड़ तक। हमारे यहाँ 10% का अधिकतम अनुदान था, 5% हम ब्याज लेते थे, उसमें अनुदान देते थे। अब इसको बढ़ाकर खत्म करके 35% ही कर दिया है। 5 करोड़ का अनुदान पहले देते थे, ब्याज उपादान वगैरह, अब इसको हम 5 करोड़ ही देंगे। तो नवीन दुग्ध प्रसंस्करण इकाई स्थापना में ये सब बदलकर 10% की जगह पूरा पूंजीगत अनुदान 35% करते हुए 5 करोड़ तक की सुविधा देंगे, जो पहले भी थी। इससे ये लाभ होगा कि छोटे निवेशक जो 20 करोड़ तक के थे, वो तो हमारे पास रह जाते थे और ऊपर के निवेशक दुग्ध प्रसंस्करण में खाद्य प्रसंस्करण के अंदर चले जाते थे। अब हमारे दुग्ध विकास में भी ज्यादा पूंजी निवेश होकर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में सहयोग मिलेगा। दूसरा, ब्याज उपादान नवीन पशु आहार इकाई स्थापना में भी 35% का अनुदान और 5 करोड़ तक की धनराशि पर देंगे। से दुग्धशाला के अंदर तकनीकी उन्नयन, इस पर भी 35% का अनुदान देते हुए 2.5 करोड़ पर देंगे। दुग्धशाला के बाहर फील्ड में नवीन टेक्नोलॉजी, इसमें भी 35% का अधिकतम अनुदान देते हुए 1 करोड़ तक का देंगे। कोल्ड चेन की स्थापना में इसमें भी परिवर्तन कर दिया है, 35% का पूंजीगत अनुदान के साथ 1 करोड़ तक का देंगे। मूल्य संवर्धित दुग्ध उत्पादन बनने वाली इकाइयों को ब्याज उपादान, इसमें भी परिवर्तन हुआ, 50% अधिकतम और 50 करोड़ तक देने का है। इससे सभी उद्यमियों को समान अवसर मिलेंगे, छोटे निवेशकों को भी लाभ मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश में हमारे दुग्ध विकास में पूंजी निवेश होगा। इसके लिए हम लाए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय नंदी जी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विभाग के 2 प्रस्ताव हैं, उसके विषय में माननीय नंदी जी आपको अवगत कराएंगे। सभी को नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में, जैसा कि आप सब विदित हैं,
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में दिन प्रतिदिन एक नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 के अंतर्गत निर्गत एलओसी के क्रम में मेसर्स RCCPL प्राइवेट लिमिटेड रायबरेली को, जो पहले पीपीसी सीमेंट पर ही उसके प्रस्ताव में था कि उसको जो भी सब्सिडी है मिलेगी, तो उसमें सुधार करते हुए उसको ओपीसी भी ले लिया गया, क्योंकि पीपीसी ओपीसी सीमेंट जो एनआईसी कोड है उसमें भी और जीएसटी के कोड में दोनों एक है। तो सिंपल सा ये वो था, वो जो पावर कमेटी की 21/12/2024 को बैठक हुई, उसमें यह संस्तुति की गई। अतः मिसेस RCCPL के पक्ष में पूर्व में निर्गत एलओसी में पीपीसी उत्पाद के साथ ओपीसी को सम्मिलित करते हुए संस्तुति किए जाने की माननीय परिषद को अनुमोदन प्राप्त करने के लिए था, जिस पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में इस पर अनुमोदन प्रदान किया गया। दूसरा प्रस्ताव है फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। उत्तर प्रदेश को